सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच में एक सुनसान द्वीप पर स्थित अल्काट्राज, जिसे द रॉक भी कहा जाता है, ने गृह युद्ध के बाद से ही कैदियों को रखा था। लेकिन 1934 में जब अपराध के खिलाफ एक बड़ा युद्ध चरम पर था, अल्काट्राज को फिर से दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में बदल दिया गया। 1930 के दशक में अल्काट्राज पहले से ही एक निषिद्ध स्थान था, जो प्रशांत महासागर के ठंडे उबड़-खाबड़ पानी से घिरा हुआ था। इस नए स्वरूप में कठोर लोहे की सलाखें, रणनीतिक रूप से तैनात गार्ड टावरों की एक श्रृंखला और सख्त नियम शामिल थे, जिसमें कैदियों की एक दिन में 1 दर्जन बार जांच करना शामिल था। भागना लगभग असंभव लग रहा था। तमाम बाधाओं के बावजूद 1934 से लेकर 1963 में जेल बंद होने तक 36 लोगों ने 14 बार अलग अलग भागने की कोशिश की। लगभग सभी पकड़े गए या फिर बच नहीं पाए। हालांकि 3 विशेष कैदियों का भाग्य आज भी रहस्य बना हुआ है। यहां उनकी कहानी है। फ्रैंक मॉरिस जनवरी 1960 में बैंक डकैती, चोरी और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और विभिन्न जेलों से भागने के बार-बार प्रयास करने के बाद अल्काट्राज पहुंचे। बाद में उसी वर्ष जॉन एंगलिन नाम के एक अपराधी को अल्काट्राज भेजा गया। उसके बाद 1961 की शुरुआत में उसके भाई क्लेरेंस को भी भेजा गया। तीनों एक दूसरे को जेल में पहले की सजाओं से जानते थे। उन्हें एक दूसरे से सटी हुई कोठरियों में रखा गया और वे भागने की योजना बनाने लगे। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर मॉरिस ने योजना बनाने में अगुवाई की। उन्हें एक अन्य कैदी एलन वेस्ट ने मदद की। मॉरिस के नेतृत्व में चारों लोगों ने अपनी कोठरियों की दीवारों के माध्यम से सुरंग बनाने, एक बेड़ा बनाने और समुद्र के रास्ते द्वीप से भागने की योजना बनाई। जेल की कार्यशालाओं से फेंके गए आरी के ब्लेड और डाइनिंग हॉल से धातु के चम्मच इकट्ठा करने के बाद उन्होंने वैक्यूम क्लीनर मोटर से एक ड्रिल तैयार की। उन्होंने अपने तात्कालिक औजारों का उपयोग करके अपनी प्रत्येक कोठरी में सिंक के नीचे वेंटिलेशन नलिकाओं के चारों ओर छेदों को चौड़ा करना शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड की पेंट की गई पट्टियों से अपने काम को गार्डों से छिपाया। अपनी कोठरियों के पीछे असुरक्षित उपयोगिता गलियारे में ड्रिलिंग करते समय होने वाले शोर को छिपाने के लिए मॉरिस जेल में संगीत के समय अपना अकॉर्डियन बजाते थे। कैदियों को शांत करने के लिए जेल में संगीत बजाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा निर्धारित किया गया था। एक बार जब वे छेदों से होकर निकल पाए तो उन्होंने अपने सेलर ब्लॉक के खाली ऊपरी स्तर पर एक अस्थायी कार्यशाला स्थापित की। यहां उन्होंने भागने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेड़ा बनाई, साथ ही जीवन रक्षक जैकेट का एक सेट भी बनाया। बेड़ा और जैकेट चुराए गए और दान किए गए रेनकोट से बनाए गए थे, जिन्हें सावधानी से एक साथ सिल दिया गया था और उनकी कार्यशाला में गर्म पाइपों पर रबर को पिघलाकर सील कर दिया गया था। जब वे अपनी कार्यशाला में थे तो अपनी अनुपस्थिति को छिपाने के लिए पुरुषों ने साबुन, धूल, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट से अपने सिर के पपियर माचे संस्करण बनाए। रखरखाव कार्यशाला से पेंट और जेल नाई की दुकान के फर्श से एकत्र किए गए असली मानव बालों के साथ सिर को यथार्थवादी दिखने के लिए बनाया गया था। उन्हें कैदियों के तकिए पर रखा गया था, जबकि उनके शरीर के आकार में कपड़े और तौलिए उनके कंबल के नीचे भरे हुए थे। अंदर देखने वाला कोई भी गार्ड उन्हें अपने बिस्तरों में गहरी नींद में सोता हुआ देख सकता था, जबकि वास्तव में वे शीर्ष स्तर पर लकड़ी के टुकड़ों और चुराए गए पेंचों से 6x14 फीट की रबर की बेड़ा और चप्पू बना रहे थे। अंततः 11 जून 1962 की रात को बेड़ा तैयार हो गया और योजना शुरू करने का समय आ गया। वेस्ट की भागने की उम्मीदें जल्दी ही खत्म हो गईं, जब उसे एहसास हुआ कि वेंट के चारों ओर कंक्रीट को मजबूत करने के लिए उसने जो सीमेंट इस्तेमाल किया था वह सख्त हो गया था, जिससे वह अपने द्वारा बनाए गए छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब तक वह छेद को फिर से चौड़ा करने में कामयाब हुआ, तब तक उसके साथी जा चुके थे। वह वापस बिस्तर पर चला गया। इस बीच फ्रैंक और 2 एंगलिन भाई जेल की छत पर वेंटिलेशन शाफ्ट से भाग निकले। शाफ्ट से बाहर निकलने के लिए जोरदार आवाज करने पर उनका भागना लगभग विफल हो गया था, लेकिन सौभाग्य से गार्ड ने इसे सुनने के बाद जांच नहीं करने का फैसला किया। तट साफ होने के बाद तीनों लोगों ने रसोई के पाइप का इस्तेमाल करके 50 फीट नीचे जमीन पर उतरे और 2 12 फीट ऊंची कांटेदार तार की परिधि की बाड़ पर चढ़ गए।
वे द्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक किनारे पर चले गए, जहां सर्चलाइट उन्हें नहीं देख पा रही थी। उन्होंने एक कैदी से चुराए गए एक संशोधित कंसर्टिना का उपयोग करके बेड़ा फुलाया और लगभग 10 बजे वे आगे बढ़ गए और पास के एंजेल द्वीप की दिशा में चल पड़े। आधिकारिक तौर पर कम से कम उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। अगली सुबह तक अलार्म नहीं बजा, जब तक कि गार्ड तीनों कैदियों को जगाने में विफल रहे और उनकी कोठरियों में घुसकर नकली सिर नहीं देखे। नागरिक कानून प्रवर्तन और सेना दोनों को शामिल करते हुए एक विशाल तलाशी अभियान शुरू किया गया। अगले 10 दिनों में अल्काट्राज द्वीप और उसके आसपास की जमीन, हवा और समुद्र में व्यापक रूप से तलाशी ली गई। तटरक्षक बल ने 14 जून को एंजेल द्वीप के दक्षिणी तट पर कैदियों के एक चप्पू को खोजने की सूचना दी और उसी दिन श्रमिकों को एक बटुआ मिला जिसमें एंगलिन के बारे में विवरण था। 6 दिन बाद गोल्डन गेट ब्रिज के पास तट पर कटे हुए रबर को देखा गया, जो संभवतः कैदियों की नाव से था। अगले दिन अल्काट्राज द्वीप से 50 गज की दूरी पर तैरती हुई एक जेल की नाव ने एक खराब लाइफ जैकेट को उठाया। ये बिखरे हुए अवशेष ही उन लोगों और उनके द्वारा भागने के लिए इस्तेमाल किए गए औजारों के बारे में थे। कोई शव न मिलने के बावजूद एफबीआई ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि तीनों कैदी डूब गए थे। 1989 में एंगलिन के भाइयों में से एक, रॉबर्ट, ने दावा किया कि 2 आदमी उसके मृत पिता के शव को देखने आए, कुछ देर तक रुके, शव पर रोए और चले गए। उसी वर्ष 2 महिलाओं ने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज से संपर्क करके बताया कि उन्होंने फ्लोरिडा में मारियाना के पास एक खेत पर क्लेरेंस एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस को देखा था। हालांकि बाद में उनका कोई पता नहीं चल सका। पिछले कुछ सालों में एंगलिन परिवार के अलावा कई लोग यह दावा करते हुए आगे आए हैं कि उन्होंने तीनों भागने वालों को देखा है या उनसे संपर्क किया है। इन लोगों के लापता होने के एक दिन बाद सैन फ्रांसिस्को के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि उसने अल्काट्राज द्वीप के पास एक नाव देखी थी जो कुछ मिनटों के बाद पलट गई और गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे चली गई। एफबीआई ने इस दावे की जांच की और इसे खारिज कर दिया। अंत में 2018 में एफबीआई ने पुष्टि की कि उन्हें एक पत्र मिला था जो कथित तौर पर जॉन एंगलिन द्वारा लिखा गया था। पत्र में एंगलिन ने खुलासा किया कि मॉरिस और उनके भाई क्लेरेंस दोनों मर चुके थे। शेष कैदी ने कहा कि वह चिकित्सा उपचार के बदले में खुद को सौंप देगा। एफबीआई पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका और उन्होंने लेखक से फिर कभी बात नहीं की। क्या यह 1962 के भागने वाले आखिरी व्यक्ति का अंतिम शब्द था? एफबीआई ने औपचारिक रूप से 1989 में इस मामले को बंद कर दिया। दूसरी ओर यूएस मार्शल सर्विस ने 2030 तक इस मामले को खुला रखने की योजना बनाई है, जब तक कि ये सभी लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं हो जाते। तो क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक से भागने में सफल रहे और वांछित भगोड़ों के रूप में दशकों तक जीते रहे? इसका उत्तर शायद हम कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे।